हमारे बीच डॉक्टर रवि प्रकाश हैं, नामी चेहरा हैं और दलित मूवमेंट से हमेशा जुड़े रहे हैं और आज यहाँ वैसोली ग्राउंड में वो मुझे मिले तो मैंने सोचा कि उनसे बातचीत की जाए। डॉक्टर साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 70 साल पहले यह भाषण दे करके गए थे। आज पूरे 70 साल हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर के जो सपनों का भारत था, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे, आपको लगता है कि 70 साल के बाद में हम उसी ग्राउंड पर खड़े हैं जहाँ कभी बाबा साहब ने भाषण दिया था? कितनी तब्दीली समाज में आई है? क्या समानता, क्या बंधुता, क्या मैत्री, क्या करुणा, जो बाबा साहब चाहते थे, कास्टलेस सोसाइटी, कितना बदलाव हुआ? देखिए, इसके दो पहलू आपको देखने पड़ेंगे। एक पहलू तो ये है कि जो हजारों साल से जो जाति व्यवस्था जड़ जमाए बैठी थी लोगों के मन और मस्तिष्क में, एक तो पहलू तो वो वाला है। दूसरा पहला, परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उस संविधान के अनुसार कैसे देश आगे बढ़ा, एक पहलू ये है। अब यदि आप संविधान की दृष्टि से बात करें तो इस देश में बाबा साहब के संविधान ने इतना काम जरूर किया कि वही स्कूल, वही कॉलेज, वही विद्यालय, वही रेलवे स्टेशन, वही थाने, वही तहसील, वही अस्पताल, वही सड़कें सभी के लिए हैं। जो इस देश में दलितों के लिए, वो सवर्णों के लिए, वो पिछड़ों के लिए हैं। उसमें कोई ऊंच नीच है ही नहीं। लेकिन जहाँ तक बात जाति व्यवस्था की है, तो लोगों के मन और मस्तिष्क में जाति व्यवस्था थी, उसे जब हजारों साल की बात है तो 70 साल में तो बिल्कुल पूरी तरह धुल नहीं सकती। धीरे धीरे निश्चित तौर पे खत्म होगा। और आज इतना तो कुछ है ही कि जिन विद्यालयों में दूसरों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, कभी बाबा साहब को नहीं पढ़ने दिया गया था। आज मैं भी, मेरा परिवार भी, मेरे बच्चे भी, हम उन्हीं विद्यालयों में पढ़ते तो हैं, उन्हीं जगह पर जाकर के उन सारी सुख सुविधाओं को लेते तो हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान ने बहुत कुछ बदला है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपने कहा कि वही थाने, वही स्कूल, वही कॉलेज हैं, जब सब समानता के साथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है उन थानों में, उन अदालतों में, उन न्यायालयों में न्याय हो पा रहा है? जाति के आधार पर अभी भी तो अन्याय हो ही रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, मैंने आपको फिर बताया, अगर भारतीय संविधान की दृष्टि से आप करें तो समानता आई, लेकिन जो लोग बाग हैं वो हजारों साल से उनकी मानसिकता, दरअसल उनकी परवरिश भी उसी तरह की है ना। देश की सभ्यता और संस्कृति में जातिवाद कूट कूट के भरा था, और जहां बचपन से लेकर के ऊपर तक सरनेम के साथ बच्चों को एक दूसरे को बुलाने की आदत डाली जाती हो, तो उसे धुलने में तो समय लगेगा। लेकिन पहले से अब तक ये तो आप सब जानते, समझ ही रहे होंगे आप भी, कि पहले हमारे समाज के लोगों के साथ कोई खाना खाना पसंद नहीं करता था। आज उन सब चीज़ों पे लोग आगे बढ़े हैं। अब लड़के लड़की खुद भी अगर चाहते हैं तो भारतीय संविधान ने लोगों को अधिकार दिया है। इंटरकास्ट मैरिज भी कुछ परसेंटेज कम हो सकती है, पर बढ़ी तो है ही। तो सोसाइटी निश्चित तौर पर आगे बढ़ी है, और मुझे लगता है जैसे समाज आगे बढ़ेगा, भारतीय संविधान और ज़्यादा समानता स्थापित करेगा देश में, ये मुझे विश्वास है। आप संविधान की बात कर रहे हैं कि संविधान है तो इतनी सारी चीज़ें हो पाई हैं, चेंज सोसाइटी में हो पाया है, लेकिन ये कौन से लोग हैं जो राजनीतिक सत्ता में बैठे हैं, संवैधानिक पदों पर हैं और रोज़ मंचों से कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलने के लिए आए हैं? फिर अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर ये समानताएं और ये जो बदलाव आया है सोसाइटी में, कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, बाबा साहब के दिए संविधान की बदौलत ही ऐसा कह पा रहे हैं वो, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात थी संविधान में, वो विचारों की अभिव्यक्ति की का मौलिक अधिकार दिया। तो उसी का फ़ायदा उठा करके कुछ लोग संविधान के खिलाफ भी बात करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से गलत बात है। देश का भारतीय संविधान के विषय में अगर आप बात करें तो पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के भी कभी आपने डिसीजन कई बार सुने, जजेस का भी कहना है, कानून मंत्री ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी का भी लगातार कहना है। छुटभइये नेता कुछ भी कह लें, वो अलग बात है, लेकिन पिछले दिनों से जो टॉप लीडरशिप है उसके मुंह से ना तो ऐसी बात सुनी गई, ना वो कहना चाहते, ना ऐसी बातों को पसंद करते हैं। और ये कहा भी गया कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा जो है उसमें कोई बदलाव हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, एक मूल ढांचे पर चर्चा जैसे कभी कभी होती है, तो परम पूज्य बाबा साहब जैसे चाहते थे, आर्टिकल 312 में कह करके गए थे कि कॉलेजियम की व्यवस्था अस्थायी है, और सरकार भी चाहती है कि कॉलेजियम की व्यवस्था खत्म हो और भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो। तो ऐसी चीज़ का तो स्वागत आपको और मुझे दोनों को करना चाहिए। लेकिन फिर कौन से लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं, जिनके परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज बने जा रहे हैं? वही 40-50 परिवार हैं जिनके जज बन रहे हैं, तो विरोध तो वो लोग करेंगे ना सर फिर। हाँ, तो निश्चित तौर पर अभी देखिए ये कंट्राडिक्टरी बात हो गई ना। बात ये है कि एक तरफ हम सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार जी संविधान के खिलाफ बात करती है, लेकिन संविधान ने खुद कहा है कि कॉलेजियम अस्थायी व्यवस्था है, और सरकार चाहती है कि कॉलेजियम खत्म हो, न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो। तो सरकार तो फिर संविधान के अनुरूप कार्य करना चाह रही है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे परिवार जिनका उच्च न्यायपालिका पर कब्जा है, वो कॉलेजियम को खत्म होना नहीं देना चाहते। सर, एक सवाल और है। सवाल ये है कि ये कहा जाता है भारतीय लॉ में कि जो
अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है और मरने से पहले जो उसकी अंतिम स्टेटमेंट होती है उसको सत्य माना जाता है, उस पर कोई आर्गूमेंट नहीं होता। हाथरस केस में देखा गया है कि जिस प्रकार से दलित बच्ची का रेप हुआ, उसने कहा मेरा रेप हुआ और इन लोगों ने किया है, और मेरी जो क्या नाम है उसके बाद में उसकी डेथ होगी। अभी जो 4-5 दिन पहले वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसमें 3 लोगों को बरी कर दिया गया और एक को गैर इरादतन हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। तो आपको लगता है कि ये जो फैसला है दबाव में आया है, जबकि उस लड़की की जो अंतिम स्टेटमेंट है कोर्ट ने उसको भी झुठला दिया? अब न्यायपालिका पर मेरी टिप्पणी की कुछ भी किया जाना ठीक नहीं है, लेकिन कुल मिला के ये है कि अगर इसमें संतुष्टिपूर्ण नहीं है वो न्याय जो डिसीजन है, तो उस निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुला है और मुझे उम्मीद है बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू है, निश्चित तौर पे पूर्ण न्याय उस परिवार को मिलेगा। एक सवाल और है, फूले साहब ने कहा था कि ब्राह्मण के अंदर, ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं उनके अंदर, ये अंग्रेजों ने भी कहा फूले साहब के केस के मामले में, अंग्रेजों ने कहा कि ब्राह्मण के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में जहाँ 31 जज होते हैं, वर्तमान में 29 हैं, एक शेड्यूल कास्ट के हैं शशि भूषण गवई, बाकी 28 जज ब्राह्मण हैं। क्या उम्मीद की जा सकती है कि वहाँ से किसी को न्याय मिले? देखिए, आपने शुरुआत बाबा साहब के लिखे संविधान से की, तो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान में हर व्यक्ति बराबर है जो इस देश का निवासी है, जो इस देश में निवास कर रहा है। तो मैं नहीं समझता जातीय व्यवस्था पर ज़्यादा बात होनी चाहिए, और जातीय व्यवस्था पर हम जितनी ज़्यादा बात करेंगे तो जातीय व्यवस्था को पोषित करेंगे। मैं भारतीय संविधान की दृष्टि से बात करूँगा, और भारतीय संविधान की दृष्टि से जिस सुप्रीम कोर्ट की बात आपने की, मैं पहले ही कह चुका हूँ, कॉलेजियम अस्थायी व्यवस्था थी, कॉलेजियम खत्म होना चाहिए, भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए, आरक्षण भी होना चाहिए और निश्चित तौर पर होना चाहिए जी, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप आरक्षण ना क्या करके, मैं कहूँगा राइट टू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वंचित वर्ग का होना चाहिए, महिलाओं का होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन जब होगा तो निश्चित तौर पर सबकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी और सबके साथ न्याय होगा। मैं फिर ये बात कह दूँ कि भारतीय संविधान के अनुसार जो इस देश का नागरिक है उस देश का है। अब ऐसा कोई भी सपना देखना कि हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों को बोरी में भर के बाहर फेंक देंगे, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें सामाजिक समानता और समरसता के हिसाब से बात आगे बढ़ानी होगी, और हमें ये भी समझना होगा कि भारतीय संविधान ने हमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र दिया है। ये हमारी इच्छा है कि हम कौन से धर्म में विश्वास करें, लेकिन ऐसा छूट हमें भारतीय संविधान नहीं देता कि हम दूसरे धर्म को गाली दें। सब पर लागू होता है, वो चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों। आप कह रहे हो कि भारतीय संविधान ने धर्मनिरपेक्षता जो है वो कही है, फिर ये कौन से लोग हैं जो भारत को रोज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं? देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, संविधान के हिसाब से धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, तय है बिल्कुल। अब भारतीय संविधान के हिसाब से रहेगा, जो कह रहा है वो उसका जवाब तो वही देगा जी। मैंने तो नहीं कहा, तो इसलिए मैं तो जवाब उसका नहीं दे पाऊंगा। फिर भी आप एक एज ए सोशल एक्टिविस्ट, मेरा ये सवाल है कि कौन से लोग हैं जो सरकारों में भी बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हम लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आए हैं? देखिए, मैं फिर बता दूं, किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार की गतिविधि टॉप लीडरशिप के डिसीजन मेकिंग से चलती है। टॉप लीडरशिप में ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे छोटे लोग सुर्खियों पाने के लिए, न्यूज़ की हेडलाइंस बनने के लिए बहुत सारी बातें कहते हैं। मोहन भागवत जी, मेरा आपसे ये कहना है, मेरा आपसे फिर ये कहना है कि आप ऐसे लोगों को न्यूज़ की हेडलाइन बनाना बंद करो, वो खुद बोलना बंद कर देंगे। मोहन भागवत जी ने कहा कि जाति जो है वो ब्राह्मण ने बनाई है। जब मोहन भागवत जी ने कह दिया कि जाति व्यवस्था बहुत गड़बड़ थी और जाति व्यवस्था कालांतर की बात है, अब जाति व्यवस्था बात नहीं होनी चाहिए, फिर तो बात ही खत्म होगी। टॉप लीडरशिप ने कह दिया। वो कह रहे हैं ना कि जाति व्यवस्था जो वो ब्राह्मण ने बनाई है, पंडित ने बनाई है, ये कहा गया है। भाई, उन्होंने ये भी तो कहा ना उसके आगे कि जातीय व्यवस्था जो है वो कालांतर की बात थी, अब जातीय व्यवस्था को कोई स्थान नहीं है भारतवर्ष में। जाति के आधार पर शोषण तो हो ही रहा है ना डॉक्टर साहब। अब जो शोषण हो रहा है तो भारतीय संविधान का इलाज भी तो करता है। बहुत सारे कानून आपके पास हैं, SC/ST एक्ट आपके पास है, पुलिस की धाराएं आपके पास हैं, लोग जेल भी जाते हैं। लोगों के साथ जेल जाना हुआ है जिसने भारतीय संविधान की प्रति फाड़ी थी। आपको लगता है कि देश में संविधान पूर्णतः अभी भी लागू हुआ है? देखिए जी, जब डेमोक्रेसी बड़ी होती है, 135 करोड़ लोगों का देश है। अब अगर बात करें तो मिनिमम वेज एक्ट भी पूरी तरह लागू नहीं है। अगर देखा जाए तो क्या जो एट्रोसिटी एक्ट है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ वाला मामला है, बहुत सारे कानूनों को पूर्णतः 100% लागू है कि नहीं है, इस पर तो व्यापक लंबी बहस हो सकती है कि भाई दुरुपयोग घरेलू हिंसा कानून का भी होता है, दहेज उत्पीड़न कानून का भी हो जाता है, वो भी ढंग से लागू हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो शिकायतें तो हमेशा रहेंगी। डेमोक्रेसी है तो शिकायतें रहेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है। यहाँ डेमोक्रेसी का मतलब है लोग अपनी बात को कह सकें, तो लोग लागू चीज़ें होती हैं, उसके बाद लोगों का अनरेस्ट भी सामने आता है। अगर राजतंत्र होता तो अनरेस्ट भी सामने ना आता। चलिए, आप डॉक्टर रवि प्रकाश थे। मैंने कई घुमा फिरा के उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बड़े उच्च क्वालिटी के विद्वान हैं, तो उन्होंने हर बात का जवाब जो है वो बचते बचाते दिया। मैं ये नहीं बताऊंगा वो किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि वो एक बहुजन योद्धा हैं
और उन्होंने बहुजन समाज की आवाज़ को हमेशा मुखर तरीके से उठाया है और उन्होंने हमेशा बहुजन समाज के ऊपर मुल्क भर में कहीं भी कोई भी एट्रोसिटी हुई है तो एट्रोसिटी होती है तो वो समाज के साथ खड़े होते हैं। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ, मेरठ।